हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले का वीडियो में चैप्टर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को क्लियर करा दिया जा चुका है। तो आपने अगर उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। आज का ये वीडियो चैप्टर 3 का पार्ट 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अलग से किताब या वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में सारे टॉपिक आपको याद हो जाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करा दी जाए। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। आज का पहला पॉइंट है एक सामाजिक अनुबंध। ठीक है, देखेंगे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों ने समाज में फैली विषमता यानी असमानता के लिए एक अलग अवधारणा दी। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक का वर्णन मिलता है। तो याद रखेंगे सुत्त पिटक का संबंध किस धर्म से है, तो सुत्त पिटक का संबंध जो है ना ये बौद्ध धर्म से है। ठीक है, इसमें जो है ना इस ग्रंथ में जो है ना एक मिथक का वर्णन देखने को मिलता है। मैं बतला दूं कि इससे पहले का पार्ट को अगर आप लोग देख लीजिएगा तब ये वाला पार्ट जो है ना आपको सही तरीके से समझ में आएगा। तो मैं आप लोगों को बतला दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले उसे देख लें, उसके बाद इसे देखिएगा ताकि आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो सुत्त पिटक का संबंध किस धर्म से, बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्रारंभ में मानव पूरा विकसित नहीं थे और वनस्पति जगत भी पूरी विकसित नहीं थी और सभी जीव एक शांतिपूर्ण जगत में रहते थे। प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय का भोजन की आवश्यकता हो। मतलब ये है कि प्रारंभ के समय में मानव जो है ना पूरे विकसित नहीं थे, है ना, और वनस्पति जगत से पूरे विकसित ये नहीं थे और सभी जीव जो है ना शांतिपूर्ण जगत में शांत तरीके से रहते थे और उसे जितने भी खाने की या भोजन की आवश्यकता होती थी उतने ही भोजन की जो है ना अपने जो है ना एक समय के लिए उतने ही भोजन को जो है ना इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, और अपने जीवन यापन किया करते थे। ये बौद्ध धर्म के जो है ना बौद्ध धर्म के ग्रंथ से जो है ना इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, और लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था समाप्त होने लगी और मनुष्य जो है ना लालची और कपटी हो गया और समाज में बुराइयां फैलने लगी। मतलब ये कि पहले ये था कि मनुष्य को जितनी भी ज़रूरत है भोजन की उतनी ही अपने आवश्यकता के अनुसार इकट्ठा करते थे, लेकिन बाद में मनुष्य लालची होते गया और वो सोचने लगा कि अब हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन और किसी भी ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। तो ये लालसा में डूबने लगे। ऐसे में लोगों ने विचार किया कि क्या हम कोई ऐसा मनुष्य को चुन सकते हैं जो उचित बात पर क्रोधित हो और जो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को सजा दे जो दूसरे के प्रताड़ित करे, यानी कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगे थे। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों को समाज से निकाले जिन्हें निकालने की आवश्यकता है और उसे इस कार्य के बदले हम सभी मिलकर चावल का अंश देंगे। मतलब यह है कि लोगों के मन में यह आया कि ऐसे व्यक्ति जो हैं उस व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए किसी भी ऐसे पुरुष की खोज होने लगी जो बुराई करने वाले लोग थे, जो लालची लोग थे, उसे समाज से बाहर निकाल दे। और लोग कह रहे थे कि जो इसको बाहर निकालने वाले मिलेंगे उसे हम अपने तरफ से चावल देंगे। सभी लोगों की सहमति से चुने जाने के कारण उसे जो है क्या महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। और इससे यह पता लगता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। राजा का पद जो है ना, राजा का पद किसके द्वारा, तो राजा का पद लोगों के द्वारा ही चुना जाता था किसी भी एक राजा को। आज के समय में कैसे किसी भी देश का यानी कि भारत का कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर बनता है तो उसको वोटिंग के द्वारा चुना जाता है, ठीक उसी तरीके से पता चलता है। ठीक है, और जनता राजा की इस सेवा के बदले उसे टैक्स देती थी।
जनता जो है ना, राजा जो सेवा जो करते थे, देखने का कौन सही कर रहा कौन गलत कर रहा, सही तरीके से समाज को चलाया जो करते थे, उसी को राजा कहते हैं। और वो राजा जब ये काम को करते थे तो उसके बदले में राजा को टैक्स दिया करते थे जनता। इससे यह प्रतीत होता है कि मनुष्य खुद जो है ना किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, तो भविष्य में उसे बदल भी सकते थे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। जैसे पहला, इतिहासकारों द्वारा साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल के समय कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं, और इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय कितनी पहलुओं पर विचार करते हैं। ये सारी बातें जो है ना ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतिहासकार के द्वारा मतलब क्या कहा जा रहा है कि इतिहासकार के द्वारा साहित्य स्रोत का इस्तेमाल के समय कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती थी, और इतिहासकार ग्रंथ का विश्लेषण कैसे करते थे। ठीक है, देखेंगे पहला, ग्रंथ की भाषा। पहले भाषा को समझते थे, ग्रंथ की भाषा। दूसरा, ग्रंथ के प्रकार की कितने प्रकार की है, ग्रंथ की भाषा क्या है, ग्रंथ के कितने प्रकार है। लेखक के बारे में, लेखक के दृष्टिकोण के बारे में इतिहासकार पहले जानते हैं कि लेखक कौन है, लेखक का दृष्टिकोण कैसा है। ठीक है, और उसके बाद श्रोता, पांचवा क्या है, श्रोता के बारे में। और उसके बाद रचना का काल, कि कौन सी काल में इसकी रचना की गई, और रचना भूमि, इसके बारे में जानकारी पहले इतिहासकार इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इतिहासकार सातवां है रचना भूमि, है ना, इसके बारे में इतिहासकार पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और इतिहासकार ग्रंथ की भाषा पर विशेष ध्यान देते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। ये इतिहासकार जो इतिहास का बीते हुए बातों का अध्ययन करता है उसी को इतिहासकार कहते हैं। तो इतिहासकार ग्रंथ की भाषा पर जो है ना पूरी तरीके से ध्यान देते हैं कि ग्रंथ की भाषा क्या है, कौन सी भाषा में ये लिखा गया है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको 2027 के एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पाली भाषा, प्राकृत भाषा, तमिल भाषा, आम लोगों की भाषा, है ना, ये सारी चीज़ों पर जो है ना इतिहासकार ध्यान देते हैं। ठीक है, कि जो लेख जो लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा में, क्या पाली भाषा में है, प्राकृत में है, या तमिल भाषा में है। संस्कृत पुरोहित तथा खास वर्ग की भाषा थी। मतलब यह है कि संस्कृत भाषा का ज्ञान पुरोहित के पास में था। पुरोहित मतलब पंडित, है ना, उन सब जो है ना ये भाषा का उपयोग करते थे। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर ध्यान देते हैं। ग्रंथ कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। इतिहासकार और क्या करते हैं, तो भाषा को जानते हैं, है ना, और संस्कृत भी भाषा है जो कि पुरोहित लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे। और इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। ग्रंथ के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कथा ग्रंथ या मंत्र ग्रंथ, इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और कथा जो है ना जिसे लोग पढ़ और सुन सकते हैं, यही को बोलते थे कौन सी ग्रंथ, तो इसी को कथा कहते हैं। कथा वो जिसे लोग पढ़ और सुन सकते हैं। और मंत्र होता अनुष्ठान के दौरान अनुष्ठानकर्ता द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे। मतलब ये लिखा नहीं जाता था, इसे सिर्फ और सिर्फ मंत्र का उच्चारण किया जाता था। मंत्र का उच्चारण किए जाते थे अनुष्ठानकर्ता के द्वारा इसे। इतिहासकार लेखकों का विशेष ध्यान रखते हैं, है ना। इतिहासकार जो है वो लेखकों का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। किस ग्रंथ को किस लेखक ने लिखा है, उस लेखक का दृष्टिकोण क्या है, इस बात पर भी इतिहासकार ध्यान देते हैं। इतिहासकार ग्रंथ के स्रोतों यानी कि क्या श्रोताओं पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रंथ स्रोत यानी श्रोता की अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही इसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यह इतिहासकार ग्रंथ और स्रोतों पर भी ध्यान दिया करते हैं। ठीक है, और आगे है इतिहासकार ग्रंथ के काल का भी ध्यान रखते हैं कि वह ग्रंथ किस काल में लिखा गया है। ये सब इतिहासकार इस सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, ये बात पर भी ध्यान देते हैं। ग्रंथ की रचना भूमि का भी ध्यान रखा जाता है कि ग्रंथ को किस स्थान पर लिखा गया था। ठीक है, रचना भूमि या रचना भूमि का मतलब कि ग्रंथ जो लिखा गया वो किस स्थान से, कहाँ से लिखा गया है। क्या वो राजस्थान से लिखा गया, बिहार से लिखा गया, या तो फिर बंगाल से लिखा गया, ठीक है, या महाराष्ट्र से लिखा गया। इस बात पर भी इतिहासकार ध्यान देते हैं।
ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इन सारी बातों पर विशेष ध्यान रखकर विश्लेषण करने के बाद ही इतिहासकार किसी ग्रंथ की विषय वस्तु का जो है ना इतिहास के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल करते हैं, ये सारे बातों को जानने के बाद। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है भाषा एवं विषय वस्तु। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है दोस्तों, तो इसे याद कर लीजिएगा। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, महाभारत कौन सी भाषा में? तो महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत की संस्कृत भाषा वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृति भाषा काफ़ी जो है ना सरल होता है। मतलब महाभारत की संस्कृत भाषा वेदों और प्रशस्तियों के संस्कृत से सरल है, आसान है। ठीक है, सरल है। इसकी भाषा सरल होने के कारण इसको जो है ना व्यापक स्तर पर आसानी से इसे समझा जा सकता है और आसानी से इसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट जो है ना ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, है ना, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आगे है, इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों यानी कि आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानी का संग्रह है और उपदेशात्मक में सामाजिक आचार विचार और माप यानी कि मानदंडों का संग्रह जो है ना इसमें देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे, इतिहासकार महाभारत की जो है ना विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षक में बांटा है ना। इसमें देखेंगे यानी दो मुख्य शीर्षक में बांटा गया, आख्यान और दूसरा हो जाएगा उपदेशात्मक। आख्यान के अंतर्गत अगर देखा जाए है ना तो उपदेशात्मक, आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में क्या आएगा? तो आख्यान के अंतर्गत आएगा कहानी, है ना, कहानी का संग्रह देखने को मिलता है और उपदेशात्मक में सामाजिक आचार विचार के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, देखते हैं आगे अगला टॉपिक क्या है ना। अगला टॉपिक को भी समझ लेते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आगे है, ज़्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि महाभारत ग्रंथ एक भाग में नाटकीय यानी कि कथानक था, है ना। कहा जाता है कि महाभारत, इतिहासकार का मानना है, ज़्यादातर इतिहासकार इस बात पर जो है ना सहमत है कि महाभारत ग्रंथ जो है ना एक भाग में नाटकीय कथानक है ना, कथानक था और इसमें उपदेशात्मक भाग बाद में जोड़ा गया। ऐसा कुछ इतिहासकार, ज़्यादातर इतिहासकार का मानना है कि इसमें उपदेशात्मक त्याग को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, इसे बाद में जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, है ना। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 5 में, है ना। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 5 में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें 2027 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।